हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज बोर्ड लखनऊ ने नोटिफिकेशन निकाला है। 10 साल के बाद ये लोग रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है यूपी के लिए। 2085 वैकेंसीज हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी लोग अपने नॉर्मल बैंकिंग तैयारी में एज लिमिट खो चुके हैं उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल तक की है। काफी सिंपल पेपर होगा, सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा बट पेपर का लेवल सिंपल आता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं, इसमें पोस्टिंग मिलेगी आपको यूपी स्टेट में। ट्रांसफर पे कभी यूपी से बाहर नहीं जाना। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी लाइफ टाइम उसी डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, उस डिस्ट्रिक्ट से भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में आगे जानने से पहले, ये मेरा मेन चैनल है विश्वाइस का, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्लस जो भी लोग इस रिक्रूटमेंट के बाद ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे आप UPCBL 2026 डाल के सर्च करेंगे, आपको नया ग्रुप मिलेगा एक, जो विश्वास क्लासेस का है। यहाँ पे इस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारा स्टडी मटेरियल, सारी PDF, सारे वीडियो, सारी अपडेट्स में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए वैकेंसीज का। बहुत टाइम बाद यूपी में वैकेंसीज आई है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एज लिमिट खो चुके हैं उनके लिए 40 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नोटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन आया है, यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ ने निकाला है। कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम का रिक्रूटमेंट है। स्टार्टिंग डेट 25 अप्रैल 2026 है और लास्ट डेट 15 मई 2026 है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, साथ साथ जो मेरा विश्वास का टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको अवेलेबल है। अलग अलग वैकेंसीज हैं, हम स्पेसिफिकली बैंकिंग वैकेंसीज की यहाँ पे बात करेंगे और थोड़ा सा आइडिया बाकी वैकेंसीज का भी लेते चलेंगे। अगर हम वैकेंसीज देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर की टोटल 65 वैकेंसीज हैं। जूनियर मैनेजर की 486 वैकेंसीज हैं। जो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये यूपी में अलग अलग जगह पर इनकी ब्रांचेस हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। असिस्टेंट मैनेजर की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 887 वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट मैनेजर यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 10 वैकेंसीज हैं, ये कंप्यूटर्स पर है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल की यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स में 42 वैकेंसीज हैं। हर वैकेंसी के अलोंग कैटेगरी देख के रखिएगा, कैटेगरी 1 2 3 कौन सी कैटेगरी आ रही है, क्योंकि हर कैटेगरी का अलग अलग एग्जाम का सिलेबस है। मोरलेस सिलेबस सेम रहेगा बट कुछ कैटेगरीज में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे इसमें कंप्यूटर का सिलेबस अलग आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में अलग आएगा। असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसी हमने देख ली। ऐसे ही ये अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे अकाउंटेंट्स की वैकेंसीज हैं। अकाउंटेंसी के अंदर सिलेबस और अलग आ जाएगा, उसमें अकाउंट रिलेटेड सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। तो ये अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग बैंक में अलग अलग डेजिग्नेशन की है। डिटेल्स अभी तक इस तरह की नहीं पता चली कि आप सिंगल वैकेंसी के लिए ही अप्लाई करोगे या एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको IBPS के बाकी एग्जाम्स की तरह इसमें प्रेफरेंस देनी है। वो जब आप लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई डेट के थ्रू ही आप लोगों को पता चल पाएगा। अब इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस वही स्टैंडर्ड है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इनकी वेबसाइट के थ्रू ना। डेट से दी हुई है 25 अप्रैल से 15 मई 2026 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो है। आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन से पहले फोटो वगैरह स्कैन करनी है, उसकी डायमेंशंस दी हुई है, जैसे ब्लैक इंक का सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे, और 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की आपकी फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर्स अगर आपने कैपिटल लेटर्स में करा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब प्रॉपर साइन आपको करना है। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन जिस तरह से आप लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं IBPS के एग्जाम्स में, उसी तरह से ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आई अपना नाम hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आप लोगों को डिक्लेरेशन लिखना है व्हाइट पेपर पे, ब्लू या फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन से आप लोग लिखें। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, आप लोग ये इनकी सर्विसेज बोर्ड का लिंक है upcisb.upsdc.gov.in। यहाँ से जाके आप लोग अप्लाई करेंगे 25 अप्रैल से। पर जब अप्लाई करेंगे तब अप्लाई करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में, जो आपने फीस पे करी है उसकी रिसीट डाउनलोड कर लेनी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। फिर ये इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसे आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में डिटेल से पढ़िएगा। जो फीस इसके अंदर दी जाएगी, हो सकता है एक बार देनी पड़े या फिर ये भी हो सकता है दोनों बार आप लोगों को फीस देनी पड़े। अभी आगे हम उसकी बात करेंगे।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की गाइडलाइंस दी हुई है। फोटो का आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड ना हो तो लाइट बैकग्राउंड हो। कोई फोटो में कोई आप लोगों ने चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, शेडो नहीं पड़नी चाहिए, कोई रेड आई नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन फोटो की पिक्सल वाइज 200x230 पिक्सल दी हुई है। साइज 20 से 50 केबी का साइज दिया हुआ है। कोशिश ये करना कि फोटो में दोनों कान आप लोगों के विजिबल रहे। बोथ योर ईयर शुड बी विजिबल इन योर फोटो, यहाँ पे दिया भी हुआ है। अच्छा, दूसरा, जब आप फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पर भी फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा। फोटो वहां पे तो आप लोगों ने अपलोड करी साथ में फोटो कैप्चर भी होगी। लाइव फोटो आपकी कैप्चर होगी या तो आपके कंप्यूटर के वेबकैम के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू। तो ये ऑप्शन आएगा आप लोग जब फॉर्म भरेंगे उसी के अंदर। फिर ये थंब इम्प्रेशन का डायमेंशन और साइज दिया हुआ है। डायमेंशन 140x60 पिक्सल। साइज इसका 10 से 20 केबी का होना चाहिए सिग्नेचर का, और 20 से 50 केबी का होना चाहिए थंब इम्प्रेशन का। डिक्लेरेशन का साइज आपको पिक्सल में और वैसा साइज आपको दिया हुआ है। डिक्लेरेशन भी आप लोगों को देखना होगा। कोशिश ये करिए कि ब्लैक इंक में ही आप लोग करें। अगर इन एनी केस आप लोग ब्लैक इंक से नहीं कर पाते तो ब्लू इंक को जब स्कैन करेंगे उसको ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन करिएगा। स्कैनिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं नोटिफिकेशन के अंदर ही। डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन में सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसमें आगे चलते हैं। अब जो एग्जाम होगा हमारा प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है। प्री एग्जाम 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का, मेंस एग्जाम 120 क्वेश्चंस का 200 नंबर का। इसमें खास चीज ये है, प्री एग्जाम मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी पोस्ट के लिए वैकेंसीज के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, उस केस में प्री एग्जाम होगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम होगा। अगर आप लोगों के पोस्ट के अगेंस्ट में प्री एग्जाम हो रहा है तो आपको 2 बार फीस पे करनी पड़ेगी। पहले प्री की फीस पे करनी पड़ेगी, फिर मेंस की फीस पे करनी पड़ेगी। 4 ऑप्शंस होंगे। आईबीपीएस में यूजुअली हर आंसर के अगेंस्ट 5 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। अब इसमें क्या है, मिनिमम आप लोगों को कट ऑफ दी हुई है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो कट ऑफ बोली गई है एससी एसटीज के लिए 35 है, और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% है। 40% अगर आपका स्कोर होगा तब आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर जिसे हम मेरिट लिस्ट या मेरिट सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं। प्री एग्जाम अगर होता है तो उसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। मेंस एग्जाम का जो मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। एग्जाम की डेट्स वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी टाइम टू टाइम, जो भी इसका एग्जाम होगा उसका। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी आईबीपीएस जैसी ही होती हैं। खास चीज ये है कि राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होते। तो एग्जाम में सबसे अच्छा है आप अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लेकर जाइए, वो सबसे अच्छा आपका आईडी एड्रेस प्रूफ का काम करता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि किस पोस्ट के अगेंस्ट कितनी वैकेंसी, वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब पोस्ट वाइज सिलेबस की बात करते हैं इसमें। सिलेबस से पहले एक बार फीस देख लेते हैं। जो अनसर्व्ड सॉरी जो अनरिजर्व्ड या ओबीसी क्लासेस हैं यूपी के, उनके लिए फीस 500 रुपये है। तो मतलब कोई बच्चा अगर यूपी के बाहर का है, वो अगर कोई भी सर्टिफिकेट लेकर आता है उसे अनरिजर्व्ड माना जाएगा यहाँ पे। जो एस सी एन एस टीज हैं यूपी के, उनके लिए 250 रुपये फीस है। जो यूपी के दिव्यांगजन हैं उनके लिए फीस 0 रुपये है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल अदर कैटेगरीज अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी, है ना, उनकी एप्लीकेशन फीस उनकी इन्हीं कैटेगरी के हिसाब से उन्हें पे करनी पड़ेगी। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यूपी के, उनको अनरिजर्व्ड वाली ही फीस पे करनी पड़ेगी 500 रुपए की। अगेन, फीस जो है ये एक एग्जाम की है। अगर आपके एग्जाम का प्री एग्जाम भी होता है आपकी पोस्ट का, तो आपको 2 बार फीस पे करनी पड़ेगी। ये इन्होंने यहाँ मेंशन भी करा है। It is to be noted that aforesaid examination fee has been fixed for one stage examination. However, in view of however, in view of the provisions mentioned in the point number 6 of the advertisement, if the examination is conducted in 2 stages, then the above examination fee shall be payable separately for both stages of examination. तो ये आप लोगों को नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चलेगा। जब आप लोग अप्लाई करेंगे, एग्जाम होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या आपका प्री एग्जाम भी हुआ है, मतलब सॉरी कि आपको फीस एक बार पे करनी है 2 बार पे करनी है। फिलहाल एक बार तो पे करनी करनी है। दूसरा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, दिव्यांगजन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन who are not natives of the state of UP shall be considered as unreserved category। तो अगर आप यूपी के अलावा कहीं भी दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे अनरिजर्व्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।
एज लिमिट इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख लीजिए, एज लिमिट 21 साल से लेकर 40 साल तक की है। तो आप में से काफी सारे लोग जो आईबीपीएस में या बाकी एग्जाम्स में नहीं बैठ पाते ड्यू टू द एज इश्यूज, आप लोगों के लिए एज लिमिट 40 साल तक की कर दी है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। क्लियर है? बाकी जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं वो यूपी के ही रेजिडेंट्स को रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, उन लोगों को सेम वे में जो स्टैंडर्ड होता है प्रोसेस। जैसे एससीज का जो एज रिलेशन होता है वो आपका 5 साल का रहेगा। अच्छा, इसमें यूपी का अलग से भी एज रिलेशन है, जैसे जो शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी और ओबीसी है, उनके अलावा तो है ही है, साथ में जो स्टेट एम्प्लॉयज हैं ऑफ द यूपी स्टेट, टीचर्स या एम्प्लॉयज हैं यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल के, या नॉन टीचिंग स्टाफ टीचर्स हैं जो यूपी के एडिड सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहे हैं, उन्हें भी 5 साल का मैक्सिमम एज लिमिट दी जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 1 जनवरी 1981। जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन दिव्यांगजन का है वो 15 साल का है, तो ये आप लोगों को पता होगा आप लोगों के लिए कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आगे इसके सिलेबस पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, उससे पहले एक बार हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने लाइव नोटिफिकेशन ही ओपन करा हुआ है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो कैटेगरी 1 मैनेजर पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर, उसमें रिक्वायरमेंट है या तो आपकी बैचलर्स डिग्री हो कॉमर्स में। ठीक है, अगर कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री नहीं है तो कोई और आपकी बैचलर्स डिग्री हो जिसमें इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स आपने एटलीस्ट पढ़ा है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है 55% नंबर के साथ में। बट इसके साथ में आपको मिनिमम ओ लेवल का या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ओ लेवल कहाँ से करते हैं? नीलिट का एक एग्जाम होता है ओ लेवल का, आपको उसके थ्रू देखना होगा सर्च करके, या फिर आपने बीटेक या बीई कर रखा हो कंप्यूटर साइंस आईटी में, या फिर बीसीए या एमसीए या कोई इक्विवेलेंट ऐसी क्वालिफिकेशन, या फिर आपने बीबीए एमबीए करा हो बैंकिंग फाइनेंस में, या फिर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन बैंकिंग फाइनेंस या एचआर में आपने किया है। उस केस में आप मैनेजर कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट आती है हमारी जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है सिमिलर है, आपकी बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में हो या फिर बैचलर्स डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ में इको मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में, साथ में आपने मिनिमम ओ लेवल करा हुआ हो। अगर आपको ओ लेवल नहीं पता, आप कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल सेक्शन यूपी गवर्नमेंट बाय मैंडेट नंबर इतना, ये आप लोग गूगल पे भी डाल के ये पूरा सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि ये कौन सा नोटिफिकेशन है और इसमें कौन कौन सी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बोली हुई है। या फिर आपने बीटेक बीबीए करा, सॉरी बीटेक बीई करा हुआ हो, बीसीए एमसीए करा हो, बीबीए एमबीए करा हो, या फिर फुल टाइम पीजीडीएम करा हो बैंकिंग और फाइनेंस में। फिर आपका आता है असिस्टेंट कैशियर, है ना, बैंकिंग असिस्टेंट या क्लरिकल स्टाफ कैटेगरी थी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। इसमें ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स बोला हुआ है, बट साथ में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको करना पड़ेगा। अब ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की जब बात करते हैं तो ये नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स नहीं होता, नीलिट का ही एग्जाम होता है ट्रिपल सी का, आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर्स का एग्जाम होता है। आप लोग एक बार ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी आपको इसमें एडिट एडवांटेज रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर वाली जो पोस्ट है, कंप्यूटर की पोस्ट, ये आपके आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के इक्विवेलेंट है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या बीसीए हो 55% मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैटेगरी 2 पोस्ट है यूपी कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में, साथ में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी मांगा है, या फिर एमबीए या पीजीडीएम करा हुआ हो आपने। सिमिलरली ये अलग अलग पोस्ट की क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये नीलिट है जिसको मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, नीलिट ही ओ लेवल एग्जाम कराता है, नीलिट ही प्लस ट्रिपल सी और ट्रिपल सी का एग्जाम कराता है। तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो प्लीज जरूर देख कर रखिएगा। ठीक है, हम लोग नोटिफिकेशन में आगे की तरफ चलते हैं। अब ये एक एक उसका मैं सिलेबस आपको नहीं बताऊंगा, ये आप लोग नोटिफिकेशन में अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ अब। ये हमारा सिलेबस, इसका नोटिफिकेशन का अपेंडिक्स 2 है जिसमें हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। प्रोफेस ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्लास 3 के लिए रहेगा, जो भी आपकी क्लास 3 की पोस्ट है जहां पे कोई कंपलसरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट आपका क्लास 1 और क्लास 2 के लिए पोस्ट रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन तो है ही है, और प्री एग्जामिनेशन इन केस अगर रिक्वायर्ड होता है तो तब है। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन में हम देखें जो प्री एग्जाम है, ठीक है, उसका सिलेबस हमें दिया हुआ है नीचे।
कंडीशन वही है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्री एग्जाम का आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। ये सबसे पहली है हमारी फॉर द कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 पोस्ट के लिए, है ना, क्योंकि हमारी तीन ही कैटेगरीज की पोस्ट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, है ना, 35 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। अब इसमें हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी 20 नंबर की। ये जो हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी आपकी आरआरबी पीओ क्लर्क वाली आएगी, इंग्लिश इसमें आएगी एसएससी वाले फॉर्मेट की। इंग्लिश के लिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूं। क्वांट्स मैंने वीडियोस जो बेसिक बैंकिंग वाले हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। बाकी सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं। कोऑपरेटिव का आप लोगों को पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा, क्योंकि मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में। काफी मैंने 6 साढ़े 6 साल इन लोगों के साथ में काम करा है, तो इसलिए मुझे काफी अच्छे से जानकारी है कोऑपरेटिव सेक्टर की। कोऑपरेटिव केस में 10 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, प्री एग्जाम के मार्क्स आपके मेंस के लिए या फिर आपके सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होंगे। फिर बात आती है मेंस की। अब जो मेंस का एग्जाम है आपको अपेंडिक्स 3 में खास तौर से दिया हुआ है, इसको हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ की बात वही है कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट्स को और बाकी सबको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। अगर इतना आता है, मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड इज सेट, है ना, सच कैंडिडेट्स स्कोर लेस देन 40% मार्क्स, तो वो मेंस के लिए इंक्लूड नहीं होंगे। ऑल सच कैंडिडेट्स कंसिडर्ड इनएलिजिबल। अगर आपका मिनिमम इतना आ जाता है तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। तो कट ऑफ आपकी प्री डिटरमाइंड है प्री की कि आपको 40% स्कोर करना ही करना है। जो एससीज एसटीज हैं आपके लिए 35% है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 40% का अपना टारगेट मिनिमम लेकर चले। ओके, आगे इसके अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है आप लोगों का। पहले तो ये दिया हुआ है कि आपका मेंस एग्जाम का क्या है। ये इन पोस्ट के लिए मेंस एग्जाम की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले आपका जूनियर मैनेजर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। अब जैसे सिविल हो गया तो आपका सिविल का सब्जेक्ट आएगा। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल का अलग से सब्जेक्ट आएगा। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, तो आप लोगों के लिए कंप्यूटर का अलग से सब्जेक्ट आएगा। और ये बाकी असिस्टेंट मैनेजर जनरल और जूनियर मैनेजर की बात है। तो मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। रीजनिंग आएगी आपकी, रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, ये सेक्शन ऐसा है जहां पे आप पूरे 20 के 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ये सेक्शन भी ऐसा है कि आप पूरा 20 का 20 स्कोर कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएगी। यहाँ पे आपको मिनिमम 10 नंबर स्कोर करना ही करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइड आएगी। क्या करना है वो सारा मैं प्रोवाइड करूंगा जनरल अवेयरनेस के लिए। विश्वास क्लासेस पे आपको जनरल अवेयरनेस के लिए सब कुछ मिलेगा। कोऑपरेटिव के लिए आता है। कोऑपरेटिव की हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का। हम इसके अंदर भी 12 से 14 नंबर का टारगेट लेकर चलेंगे। इसके अंदर भी 12 से 14 नंबर का टारगेट लेकर चलेंगे। लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश 10 नंबर की। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। थोड़ी सी हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि 10 में से एटलीस्ट 8 मार्क्स आप लोगों के कवर करवा दूं सैंपल स्टडी मटेरियल के थ्रू। वीडियोस का टाइम मिल पाना इंग्लिश हिंदी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं मटेरियल जरूर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मटेरियल के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का राजभाषा डिपार्टमेंट होता है, उनकी बुक्स आती हैं। राजभाषा डिपार्टमेंट की पीडीएफ बुक्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो सबसे अच्छा सोर्स है हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए जो एसएससी के पीवाईक्यूज हैं पिछले 4 से 5 साल के, एसएससी सीजीएल के जो जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं इंग्लिश के लिए, सबसे अच्छा सोर्स वो है। कैसे करना है हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात अलग करेंगे। फिर ये आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट बेस है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या मैनेजरल स्किल्स। मैनेजरल स्किल्स में 30 क्वेश्चन आपके बैंकिंग से रिलेटेड आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे। सिलेबस क्या है अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में। ठीक है, फिर हमारा ये है जो क्लास 3 का एग्जाम होगा इसके अंदर, जिसके में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट्स क्लर्क, इनका जो मेंस एग्जाम का सिलेबस होगा। इनके मेंस एग्जाम सिलेबस में आपकी रीजनिंग वैसे ही आएगी 20 नंबर की। क्वांट्स आपकी 20 नंबर की आएगी। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की। 15 नंबर का आपका कोऑपरेटिव, 10 नंबर की लैंग्वेज, और फिर 40 नंबर का आपका जो एजुकेशन वाइज सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स। इसमें जो सिविल के बच्चे हैं तो जो एसएससी जेई की सिविल की बुक आती है या एसएससी जेई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक आती है, वो सबसे अच्छा सोर्स है यहाँ पे, क्योंकि आपका क्लास 3 का रिक्रूटमेंट है। इसके लिए गेट की बुक्स मत करिएगा। एसएससी जेई की सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। फिर ये आपके जो बाकी बैंकिंग रिलेटेड है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट कैशियर बैंकिंग, क्लरिकल स्टाफ, असिस्टेंट टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ये हम लोग क्लास 3 पोजीशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे।
या फिर आगे इसमें असिस्टेंट कैशियर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफर है, इनके लिए जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट आई है, तो इनका मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वही रहेगा आपका। रीजनिंग है 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर का, कंप्यूटर लैंग्वेज 20 नंबर का, हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की और कोऑपरेटिव 20 नंबर का। कोऑपरेटिव सेक्टर पे हमें खास ध्यान देना है। जो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आएगी उसमें यूपी स्टेट से रिलेटेड भी सवाल आएंगे, तो उसमें यूपी स्टेट के बारे में हमें ढंग से पढ़ना है। अब इसमें यह आपका इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपके अपठित बोध आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, वाक्य शुद्धि होगी, अवतरण रचयिता होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को बुक प्रोवाइड करूंगा, उस बुक के थ्रू आप लोगों को करना है। इंग्लिश में वोकेबलरी, टेंसेस के रूल्स, ग्रामर, इडियम फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स। फिर इसके आगे के सिलेबस की बात करें, इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, पैरा सेंटेंस। हिंदी के अंदर ये बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके। ये जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं ना, ये क्लास 1 और क्लास 2 एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। तो जो आपका रिक्रूटमेंट फॉर क्लास 1 और क्लास 2 एम्प्लॉयज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये वाले सिलेबस की रीजनिंग में आपका ये बैंकिंग का और एसएससी का सिलेबस मिक्स आएगा। सिमिलरली क्वांट्स में है आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उन्हीं वीडियो के बेस पे सवाल आएगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो वीडियोस डाले हैं उन्हीं वीडियोस में से ही सवाल आएंगे। ऐसा ही एसआईसीआई, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। फिर रीजनिंग में आगे शिलॉक्स है, इनपुट आउटपुट है, डेटा इनइक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन। ये सारा आपका सिलेबस, यहाँ तक तो आप बैंकिंग का करते ही हैं। ये आपका क्वांट्स के अंदर इतना सिलेबस आपका बैंकिंग का चलता ही चलता है, ये तो आप लोग करते हैं। अब इसके बाद के जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग के अंदर क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, फिगर सीरीज, ऑड वन आउट, इमेज एंड वाटर मिक्सिंग, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये एसएससी के सिलेबस का पार्ट है। बट क्योंकि ये एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के बाकी एग्जाम्स में भी ये सवाल आते हैं, तो हमें इन एग्जाम के लिए भी जरूरी है ये सवाल। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पिछले 3 साल के एसएससी के रीजनिंग के वीडियोस देख लीजिए, जिसमें पिछले 3 साल के क्वेश्चन आए हो, सिर्फ वो कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, पैटर्न आपका सेम रहेगा, इमेज चेंज हो सकती है, बट इमेज फिगर आउट करने का तरीका वही रहेगा। पिछले 3 साल के एसएससी के वीडियोस। यहाँ हम लोग बात करें तो ये मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स का हमारा बैंकिंग एज इट इज रहेगा, साथ में हमें बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा पार्ट हमें मेंसुरेशन का, लॉग और इंडिसेस और सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पार्ट होता है, ये आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 3 साल के एसएससी सीजीएल प्री के मेंस के क्वेश्चंस कर लीजिए, उसी के अंदर से सब कुछ आना है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ये चीज़ करा रहे हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, रैमो सर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ये चीज़ें करा रहे हैं, फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। फिर कोऑपरेटिव का सिलेबस आता है। ये कोऑपरेटिव आप लोगों को पूरा मैं कराऊंगा, जिसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स है, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स है। जैसे अभी इससे रिलेटेड न्यूज आई थी, अमूल की न्यूज आई थी कि अमूल का 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हुआ, अमूल के बारे में जानना होगा। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है जिसका 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ। फिर एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स होती है कोऑपरेटिव बैंक्स की, नेशनल लेवल फेडरेशन होती है कोऑपरेटिव्स की, नेफकप के नाम से हम लोग उसे कहते हैं। इस तरह से मल्टीपल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, वो सब हमें जानना है। कैसे कॉपरेशन मूवमेंट 1950-60s के टाइम में ग्रो होना शुरू हुआ था। फिर यूपी स्टेट के कॉपरेटिव्स की बात करेंगे, कॉपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे, और कॉपरेटिव्स में क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली पैक्स की हमने न्यूज़ पढ़ी थी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह से डेवलप करने की बात की गई थी, अलग अलग उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे, स्कीम्स भी हम लोगों ने पढ़ी थी फेब्रवरी और मार्च में। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर जो ग्रेड 3 की या क्लास 3 की पोस्ट है हमारी, उसका ये इंग्लिश हिंदी का सिलेबस है। इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस सेम रहेगा, मैथ्स का भी सिलेबस सेम रहेगा हमारा, कोऑपरेटिव्स का भी सिलेबस सेम रहेगा। फिर ये जो एम्प्लॉय क्लास 1 और क्लास 2 की है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कुछ कुछ पोस्ट का, ये आपको पोस्ट दी हुई है। इन पोस्ट के लिए जो सिलेबस है स्पेसिफिकली इन सारी पोस्ट के लिए, है ना, आपका रीजनिंग मेंटल एबिलिटी सेम रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम रहेगा जो अभी तक चलता चला आ रहा है सारे एग्जाम्स में। जनरल अवेयरनेस की जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस में हमें यूपी से रिलेटेड बात करनी है, फिर हमें आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बात करनी है, इन्फ्लेशन और बेसल स्टैंडर्ड से बात करनी है। पॉइंट 2 का मैंने काफी अच्छे में डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, पॉइंट 3 का काफी अच्छे से डिटेल वीडियो है, 4 को मैंने डिटेल वीडियो से बता रखा है, 5 को मैंने वीडियोस के थ्रू बता रखा है।
फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रेगुलेशंस के बारे में मैंने आरबीआई ग्रेड बी के अंदर पढ़ा हुआ है, वहां से हम लोग इसको करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी वेलफेयर स्कीम्स, तो जो हमारी अलग अलग इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव एरिया से रिलेटेड, यूपी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इंश्योरेंस के लिए मैंने काफी अच्छे से 2 से 3 वीडियोस में बताया हुआ है। यूपी स्टेट की जनरल इंफॉर्मेशन, तो यूपी स्टेट की जो स्टैटिक जीके है, यूपी स्टेट का बजट इस बार बहुत हाईलाइट हुआ है, उस बजट के की फीचर्स वो हमें पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, इस सेक्शन के लिए हम लोग करीब 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में या टू लाइनर फॉर्म में फैक्ट्स की तरह मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा। ग्रुप में बनाएंगे इसके लिए टेलीग्राम पे, उस ग्रुप में मैं आप लोगों को ये सब चीजें प्रेजेंट करूंगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे हम इसकी बात करेंगे। करंट अफेयर्स, तो जो हम रेगुलर वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। सिमिलरली हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस की तरह ही हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को करने की कोशिश करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि 20 नंबर की जीए है, प्राइमरी पार्ट इसका करंट अफेयर्स में जाएगा, यूपी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जाएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स अलग रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी। तो टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हो गए। इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए 200 से 250 लाइनर के क्वेश्चंस होंगे। हर टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूपी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यूपी के एग्जाम्स कौन से होते हैं? जो यूपी का पीईटी होता है, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, या फिर यूपी पीसीएस में जिन टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस रहता है, हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। फिर ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। इंग्लिश का सेम वे में जनरल वोकेबलरी का है, और कोऑपरेटिव्स का जो हम लोगों ने सिलेबस अभी देखा था, ये सब हम लोगों को करना है। फिर ये आपका आ जाता है सिविल का सिलेबस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। ये एसएससी जेई की बुक्स के थ्रू आप लोगों को करना है, वहां से आप लोग करिएगा। फिर ये आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की पोस्ट है, जो मैंने बोला था आईबीपीएस एसओआईटी की तरह है। सिमिलरली जो आपके असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ये इन सारी पोस्ट का एग्जाम्स है यहाँ पे, क्योंकि आपसे मैनेजमेंट का मांगा गया है सिलेबस, सॉरी आपकी क्वालिफिकेशन में। तो ये आपके एचआर रिलेटेड, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, वर्क कल्चर, इन सब से रिलेटेड चीजें हैं। ये आप लोगों का कंप्यूटर से रिलेटेड है। जब हम कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज जो हम लोग अपने एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ते हैं, वो हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होता है। ये मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ अभी आरबीआई असिस्टेंट के लिए। थियोरेटिकल वीडियोस इनके मैंने अपलोड किए हुए हैं। एमसीक्यूज कंप्यूटर के ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैंने कल से शुरू कर दिए हैं। तो ये सिलेबस है जो हम लोग करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। फिर ये है जो ग्रेड 3 की हमारी कोऑपरेटिव्स के एम्प्लॉयज होंगे, सिविल इंजीनियर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और क्लर्क। इनके अंदर भी रीजनिंग हम लोगों की सेम चलेगी, मैथ सेम चलेगी, बट यहाँ पर इन पोस्ट के लिए हम लोग जब बात करेंगे ना, इन स्पेसिफिक पोस्ट के लिए इनके अंदर एसएससी वाली मैथ्स नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंकिंग वाली मैथ्स रहेगी इसमें। एसएससी वाले पार्ट्स में इसमें कुछ नहीं आएगा। जिस तरह से आप बैंकिंग एग्जाम्स की अभी तक मैथ्स करते आ रहे हैं, वही मैथ्स करनी है। रीजनिंग में आप लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। नहीं सॉरी, इनके अंदर भी मैथ्स आपको करनी है, नीचे वाले पेज पे ये सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर भी सिलेबस वही रहेगा आपका, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी। जनरल अवेयरनेस वही रहेगी जो हम लोगों ने अभी तक देखी है। इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस वही रहेगा, कोऑपरेटिव्स का सिलेबस वही रहेगा। तो मोरलेस आपका सिलेबस वही है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब सारी बात हमें करनी है कि हमें अपना सिलेबस करना कैसे है, सिलेबस कहाँ से शुरू करना है, हम लोगों को अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है। उसके लिए हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप लोग ज्वाइन करिए। हम लोग कल से ही इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। दूसरा वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग डे बाय डे टारगेट्स के साथ बात करेंगे कि आप लोगों को कब क्या प्रोवाइड करना है, कौन सा टारगेट आप लोगों को मेरे थ्रू मिलेगा, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो शायद मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इसी नोटिफिकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे। जैसे कंप्यूटर नॉलेज है, ये कंप्यूटर नॉलेज ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोलूंगा कि ये वीडियो आपको इस दिन करना है। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि अगर मैंने किसी दिन कोई वीडियो बोला है आप लोगों को, वो करना है। जो चीज हम वीडियो से करेंगे वो वीडियो मिलेगा, जो चीज पीडीएफ के थ्रू मिलेगा मैं डे बाय डे के हिसाब से आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। कुछ चीजें मैं ग्रुप में डायरेक्टली पोस्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को डेली आप लोगों को 20 ईडियम एंड फ्रेजेस कराने हैं, से फॉर एग्जांपल, तो मैं आप लोगों को 20 ईडियम एंड फ्रेजेस ग्रुप के अंदर पोस्ट करूंगा टेक्स्ट की फॉर्म में, जो आप लोग चलते फिरते कभी भी रीड कर सकते हैं। वॉशरूम में अगर आप लोग बैठे हुए हैं फोन लेकर, आप वहां पे ईडियम फ्रेजेस रीड कर सकते हैं। एक बार रीड कर लेंगे, 3 से 4 बार रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। खाना खा के 10 मिनट आप बैठे हुए हैं, आपने कुछ नहीं करा, फोन निकाला, ईडियम फ्रेजेस अपने रीड कर लिए। बोल बोल के रीड करो, मन मन में रीड करो, 4 से 5 बार दिन में रीड कर लोगे, वो 20 ईडियम फ्रेजेस आपको हो जाएंगे। डिटेल्ड कैसे करना है,
वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज हम लोग जब अभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। फिर ये आपका अपेंडिक्स 4 है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज दी हुई हैं। ये चीज़ें आई बिलीव आप लोग खुद से देख सकते हैं, ये सब आप लोगों को मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो इस नोटिफिकेशन वीडियो में तो हम लोग यहीं तक रुकेंगे। एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि कल तक वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है जो स्पेसिफिकली इसी रिक्रूटमेंट को टारगेट करेगा। यूपी CBL 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। बिल्कुल नया ग्रुप है अभी। ये चैनल है जहाँ पे बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं, उसके लिए ग्रुप और डिस्कशन सब कुछ यहीं पर होता है। जहाँ पे अभी RBI असिस्टेंट का डिस्कशन चल रहा है और उसके बाद जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स होंगे वो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का। आप विश्वास क्लासेस डाल के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को आगे अपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है तो ये मेरा इंटरव्यू एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए ग्रुप है डेडिकेटेड, जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड बात करते हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स आती हैं गवर्नमेंट की अलग अलग, कभी RBI ने कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिया, सेबी ने दिया, नीति आयोग की रिपोर्ट आई, जिन चीजों से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।